हाँ जी, तो देखो मैं आपको जो है बेप्स के क्वेश्चंस कराता हूँ। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेप्स एंड डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स इफेक्ट। तो बेप्स का डेफिनेशन क्या होता है मैंने आपको जो नोट्स में समझाया था। मैंने जो है आपको नोट्स में बताया था कि भाई बेप्स का डेफिनेशन क्या होता है। आपको जो ये वाली डेफिनेशन चिपका के आनी है। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? भाई ये डेफिनेशन आपने चिपका दी। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? भाई गवर्नमेंट को जो है कम टैक्स मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलेगा तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट जो है कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। अच्छा, एक और चीज समझना। भाई जो अपने इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बेसिकली अपना जो टैक्स है वो कम नहीं कर पाते, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करती हैं, टैक्स प्लानिंग करके जो है अपना टैक्स कम कर देती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट करती है। इसी तरह से जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है उनके साथ भी गलत होता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो टैक्स प्लानिंग करके क्या नहीं कर पाती, अपना टैक्स कम नहीं कर पाती, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड से क्या करती है, ऑपरेट करती है, तो टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी से करके अपना ओवरऑल टैक्स कम कर लेती है। तो ये क्या थे? ये थे बेसिकली एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वेब्स। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको जो है कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, बस आपको जो है पढ़ना है और भूल जाना है। अब देखो क्या दे रखा है। भाई व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ओईसीडी रिकमेंडेशन अंडर एक्शन प्लान 1। अच्छा, विच रिकमेंडेशन हैज बीन अडॉप्टेड बाय इंडियन टैक्स लॉ। एक्शन प्लान 1 समझाना है आपको, आगे कुछ भी रटना नहीं है। जो मैंने आपको ये बताया था ना, अगर आपने इतना भी लिख दिया आपको पूरे नंबर मिलेंगे कि भाई ओईसीडी के क्या रिकमेंडेशन थे और इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा है, यही आपको जो है चीजें आंसर में लिख के आनी है। तो देखो ये रहा, मॉडिफाइंग द एक्जिस्टिंग पी रूल, वर्चुअल फिक्स बेस ऑफ पी। अच्छा, इंपोजिशन ऑफ फाइनल विदहोल्डिंग टैक्स। फिर आपने बता दिया कि भाई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, इधर था ना, हमने इधर कहा था कि भाई मॉडिफाइंग द एक्जिस्टिंग पी रूल, इसके अंदर हमने कहा था कि भाई अगर आपको जो है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में तो आपको जो है पी मान लिया जाएगा। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है वो आपने समझा दिया। इसी तरह से जो ईएल है, आपने क्या करा, ईएल के प्रोविजंस को समझा दिया। आपने जो है ईएल के प्रोविजंस को समझा दिया, बस इतना आप जो है लिख के आ जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपको वर्ड टू वर्ड कुछ भी पढ़ना नहीं है, वर्ड टू वर्ड कुछ भी याद नहीं करना है। जो अपना नोट्स है उसके अंदर अपने सफिशिएंट कवर कर रखा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक्शन प्लान 1 अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा। और मैंने आपको नोट्स करते समय भी बताया था कि भाई जनरली जो है वेब से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे जो है एमसीक्यू में टेस्ट कर सकता है, बट जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। आगे देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि भाई डिस्कस द प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स एक्ट इन लाइन विद द ओईसीडी रिकमेंडेशन अंडर एक्शन प्लान 4। तो सीधी सी बात है, एक्शन प्लान 4 क्या था? देखो ये रहा, एक्शन प्लान 4 था एक्सेसिव इंटरेस्ट पेमेंट को अपन क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। और इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा था, 94 बी अडॉप्ट करा था। तो बस आपको जो है अपनी लैंग्वेज में ये चीजें लिख के आनी है। आपको जो है अपनी लैंग्वेज में जो है ये सारी चीजें लिख के आनी है कि भाई 94 बी क्या था और ओईसीडी ने जो है उसको किस तरह से एड्रेस करा था। डन। आपको रटना नहीं है, अगेन आपको जो है अगेन रटना नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हो इस चैप्टर को। राइट, इसको इस चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ सकते हो अगर आपने सफिशिएंटली नोट्स कवर कर रखे हैं, आपका काम हो जाएगा। देखो वही पूछ रहा है, एक्शन प्लान 13 समझाओ, एक्शन प्लान 13 समझाओ। आ जाओ, देखो ये रहा, मैंने एक्शन प्लान 13 बताया था, ये रहा। भाई मास्टर फाइल होता है, लोकल फाइल होता है और सीबीसी रिपोर्ट होती है। तो देखो इन लोगों ने वही बता रखा है, इन लोगों ने वही बता रखा है, मास्टर फाइल, लोकल फाइल एंड सीबीसी रिपोर्ट। एंड ये मास्टर फाइल, लोकल फाइल, सीबीसी रिपोर्ट क्या होती है अपने टीबी चैप्टर में देख ही लिया था। फिर देखो ये मुझे बोल रहा है कि भाई एक्शन प्लान 5 समझाओ, एक्शन प्लान 5 समझाओ। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ये वाला एक्शन प्लान 5 समझा के आना है। जितना मैंने आपको समझाया था उतना करके आ जाना। भाई एक्शन प्लान 5 में क्या होता है, एक ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल जहां पर आप सब्सटेंशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हो वहां पर ही आपको हम क्या करेंगे, कंसेशन रेट ऑफ टैक्स का बेनिफिट देंगे। राइट, तो वही चीज आपको इधर समझा के आनी है, वही चीजें जो आपको इधर समझा के आनी है, सब्सटेंशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बातें। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब यार मुझे मत बोलना कि यार एक ही लाइन पढ़ के बता दो, क्योंकि अभी मैंने आपको जो नोट्स कराए थे ना, जो आपको लेक्चर्स कराए थे, मैंने वेब्स का 1 घंटा लिया था। 1 घंटे में पूरा डेप्थ में आपको सारे मैंने एक्शन प्लान समझाए थे। वापस सारे एक्शन प्लान समझाने बैठ जाऊँ तो 1 घंटा लग जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर नोट्स पढ़ रखे हैं मेरे, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ रखे हैं तो आपको जो है सारे के सारे एक्शन प्लान का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, और इसी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है आपको क्या करना है, एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, रट तो आप वैसे भी नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्या रखा है, भाई व्हाट आर द वेज इन विच द हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स आर यूज्ड टू अचीव अनइंटेंडेड डबल नॉन टैक्सेशन और लॉन्ग टर्म टैक्स डिफरेंस। ये भी मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया था, अगर आपको याद हो तो। देखो ये रहा अपना हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स। ये 4 रिकमेंडेशन थे और मैंने आपको जो है 2 एग्जांपल बताए थे। देखो ये एग्जांपल बताए थे, बस इन्हीं को जो है आपको लिख के आना है, इन्हीं को आपको लिख के आओगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, भाई व्हाट इज द मीनिंग एंड डिफरेंस ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट एंड ब्रांच मिसमैच, ब्रीफली मेंशन द रीजंस व्हाई हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स अराइज। तो देखो कि वही बोल रहा है कि भाई हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है एंड विच एक्शन प्लान ऑफ बेप्स गिव्स रिकमेंडेशन। तो हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है आप बता दोगे, ये रहा डेफिनेशन। फिर ओईसीडी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, वो जो है आप सारी चीजें बता के आ जाओगे। इसमें एक नया टॉपिक आया है कि भाई ब्रांच मिसमैच क्या होता है। देखो पढ़ लो, ब्रांच मिसमैच क्या समझते हैं, ब्रांच मिसमैच क्या है वो अपन समझते हैं। तो क्या रखा है, ब्रांच मिसमैचेस अराइज व्हेन द ऑर्डिनरी रूल्स फॉर अलोकेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन द ब्रांच एंड द हेड ऑफिस रिजल्ट्स इन प्रोपोर्शन इन द पोर्शन ऑफ नेट इनकम ऑफ द टैक्सपेयर एस्केपिंग द चार्ज टू टैक्सेशन इन बोथ द ब्रांच एंड द रेसिडेंस जुरिडिक्शन। तो ब्रांच और हेड ऑफिस में आप इस तरह से क्या करते हो, अरेंजमेंट्स करते हो कि दोनों कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा, उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रांच मिसमैच कहते हैं। और हाइब्रिड मिसमैच क्या कहते हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया था।
हाइब्रिड मिसमैच क्या कहते हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया था कि भाई कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई एंटिटी है जिसका दोनों कंट्री में अलग अलग ट्रीटमेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, दोनों कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा। अगेन वही सारी चीजें इन लोगों ने बताई है कि भाई हाइब्रिड मिसमैच मैनेजमेंट किस तरह से करा जाता है, एंड एक्शन प्लान 2 की क्या रिकमेंडेशन थे वो इन लोगों ने समझा दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, व्हाट इज मेंट बाय थिन कैपिटलाइजेशन। मैंने आपको थिन कैपिटलाइजेशन भी बताया था। थिन कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस ऑफ दैट ओवर इक्विटी, प्रेफरेंस ऑफ दैट ओवर इक्विटी। अच्छा, व्हाई इज इट कंसीडर्ड एज एन एंटी अवॉइडेंस मेजर, एंड कौन सा एक्शन प्लान इसको एड्रेस करता है, तो ये भी मैंने आपको जो है पूरा बता दिया था। एक्शन प्लान कौन सा था, 4 था अपना, राइट। देखो ये रहा एक्शन प्लान 4, ये रहा एक्शन प्लान 4 जो अपन क्या करते हैं, जिसके अंदर अपन इंटरेस्ट, एक्सेसिव इंटरेस्ट डिडक्शन को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। सेक्शन 94 भी जो अपन ने इंडिया में क्या कर रखा है, इनकॉर्पोरेट कर रखा है, वही आपको समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वही चीजें लिख के आ जाना आप। फिर तो वही बात आ गई, व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल इकोनॉमी, व्हाट आर द टैक्सेशन इश्यूज, एंड ओईसीडी के रिकमेंडेशन क्या है अंडर एक्शन प्लान 1। तो डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है बता देना कि भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उसको डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं। टैक्सेशन इश्यूज क्या होता है ये मैंने आपको जो है समझा दिया था इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स वाले क्वेश्चन में, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में एंड क्वेश्चंस में। और ओईसीडी के रिकमेंडेशन क्या है, एक्शन प्लान 1 के अंदर ओईसीडी के रिकमेंडेशन क्या है वो भी अपने पढ़ लिए। देखो ये रे ओईसीडी के रिकमेंडेशन वही है, ये 3 रिकमेंडेशन है ओईसीडी के, डन। फिर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्या रखा है भाई, व्हाट आर द एक्शन प्लान फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगेन वही बात आ गई, सेक्शन 115 बीबीएफ, ठीक है ना। एक्शन प्लान 1 आ गया, ये रहा एक्शन प्लान 1 नहीं, एक्शन प्लान 5, एक्शन प्लान 5 देखो ये रहा एक्शन प्लान 5 आ गया। 115 बीबीएफ वाली चीज आपको समझा के आनी है। फिर देखो क्या रखा है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है पता है अपने को, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है अपने एनआर टैक्सेज में समझ रखा है। इन लोगों ने कहा है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो ये जो है अपन बेसिकली एक्शन प्लान 1 के थ्रू आया था, एक्शन प्लान 1 के थ्रू आया था, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को भी जो है बिजनेस कनेक्शन मान लेते हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो है टाइम सेव करा है, मैंने आपको जो है बस टाइम सेव करा है। अगर मैं आपको जो है एक एक लाइन पढ़ के इनके सॉल्यूशन कराता कोई फायदा नहीं है एग्जाम में, नहीं तो ये ना तो ये आने वाले हैं और ना ही जो है आप इनको एक एक लाइन बैठ के रट पाओगे। आपको करना क्या है, ये मेरे 3 पेज के नोट्स हैं, ये 3 पेज के मेरे वेब्स के नोट्स हैं, ठीक है ना। इसका मैंने जो है बेसिकली आपको लेक्चर में बहुत अच्छी तरह समझाया था। अगर आपने उतना कर लिया है मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना, पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। अच्छा अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं, आ जाओ वो कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, एन इंडियन कंपनी इंटेंड्स टू विदहोल्ड टैक्सेस ऑन द पेमेंट टू बी मेड टू एन इटालियन कंपनी ऑन 10 अप्रैल 2023। इन दिस रिगार्ड द इंडियन कंपनी वांट्स टू अंडरस्टैंड वेदर द प्रोविजंस ऑफ एमएलआई आर एप्लीकेबल। मैंने आपको बताया था कि भाई एमएलआई का मतलब क्या होता है, एमएलआई का सीधा सा मतलब ये होता है कि भाई आप क्या करते हो, आप जो है बेसिकली जिस कंट्री के साथ आपने डीटीडब्ल्यू कर रखा है उस कंट्री के साथ आप जो है अग्री करते हो कि भाई हम डीटीडब्ल्यू को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अच्छा ये कह रहा है कि भाई इंडियन कंपनी ने जो है क्या कर रखा है, इंडिया ने जो है क्या कर रखा है, इटली के साथ डीटीडब्ल्यू कर रखा है और इंडियन कंपनी जो है एमएलआई के प्रोविजंस को इन्वोक करना चाहती है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप ये बताओगे कि भाई अभी तक जो है इटली ने क्या करा है, इटली ने जो है अपना कंफर्मेशन नहीं दिया है। हाउएवर इटली हैज नॉट येट रेटिफाइड द एमएलआई। अच्छा इटली ने कंफर्मेशन नहीं दिया का क्या मतलब है कि भाई इंडिया ने तो कह दिया कि भाई मैं एमएलआई के थ्रू अपना जो डीटीडब्ल्यू है उसको जो है चेंज करने के लिए रेडी हूं, लेकिन इटली ने अभी तक अपना कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो बेसिकली दोनों कंट्री जब तक कंफर्मेशन देगी नहीं तब तक क्या हम डीटीडब्ल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्या डीटीडब्ल्यू को तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। देयरफॉर एमएलआई के प्रोविजंस अभी तक अपन इन्वोक नहीं कर सकते, तो एमएलआई के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। लॉजिकल है ना। तो जब तक दोनों कंट्रीज अपना कंफर्मेशन नहीं दे देती तब तक अपन जो है एमएलआई के प्रोविजंस से जो है बेसिकली डीटीडब्ल्यू को अमेंड नहीं कर सकते। देयरफॉर ये इंडियन कंपनी कह रही है कि भाई मैं जो है क्या करना चाहती हूँ, मैं जो है विदाउट टैक्स करना चाहती हूँ, ठीक है ना, विदाउट टैक्स करना चाहती हूँ एज पर द एमएलआई के प्रोविजंस। तो हम कहेंगे नहीं अभी आप नहीं कर सकते, जब तक कि बेसिकली इटली कंफर्मेशन ना दे दे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ये आपके जो है एग्जाम में नहीं आने वाला है। आईसीए ने जो है बस आपको समझाने के लिए बताया है कि जब तक कि कोई दूसरी कंट्री, जब तक कि सामने वाली कंट्री क्या नहीं करती, कंफर्मेशन नहीं दे देती, तब तक कि एमएलआई के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछने वाला कि भाई किस कंट्री ने, इंडिया ने जो है किस कंट्री के साथ क्या कर रखा है, एमएलआई कर रखा है। ये भी नहीं पूछने वाला कि भाई किस कंट्री ने जो है एमएलआई को रेटिफाई करा है, किस कंट्री ने एमएलआई को कंफर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है। ये सब चीजें आपके काम की नहीं है। ये तो क्वेश्चन बस इसलिए दिया गया था ताकि आपको जो है ये पता चल सके कि अगर सामने वाली कंट्री अगर एमएलआई को क्या नहीं करती, कंफर्मेशन नहीं देती, तब तक एमएलआई फोर्स में नहीं आएगा। डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ भाई, वेदर द एमएलआई प्रोविजंस विल अप्लाई टू द फॉलोइंग सिनेरियो। समझना, कंट्री ए एंड बी आर द सिग्नेटरीज टू द एमएलआई, ठीक है ना। बोथ द कंट्रीज हैव रेटिफाइड द एमएलआई एग्रीमेंट एज पर देयर डोमेस्टिक लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या दे रखा है, कंट्री ए has notified the DTW with country B as CTA. However, country B has not notified the DTW with country A. क्या मतलब है भाई, सीधी सी बात ये है कि भाई ये MLI है, ये MLI है ना, ये मैं इधर लिख लेता हूँ क्या है, MLI है। अच्छा कंट्री ए और कंट्री बी क्या है, सिग्नेटरीज टू द MLI है, ठीक है ना। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मैंने आपको ये बताया था कि जो भी DTW MLI से कवर होता है, जो भी डीटीडब्ल्यू एमएलआई से कवर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट, सीटीए का मतलब क्या होता है, कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट। तो एक ऐसा डीटीडब्ल्यू जो एमएलआई के थ्रू कवर्ड है उसको अपन क्या कहते हैं, सीटीए कहते हैं। कंट्री ए ने बोल दिया
कंट्री ए ने बोल दिया कि जो मेरा DTAA है उसको जो है मैं CTA मानता हूं, लेकिन कंट्री बी ने अगेन अपना कंफर्मेशन नहीं दिया। देखो ये दे रखा है कंट्री बी हैज नॉट नोटिफाइड द DTAA विद कंट्री ए। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई कंट्री ए ने तो ये कह दिया कि जो मैंने क्या कर रखा है कंट्री बी के साथ DTAA कर रखा है उसको जो है मैं CTA मानता हूं, लेकिन कंट्री बी ने अभी तक ऐसा नहीं कहा। तो अगेन वही बात, जब तक सामने वाली कंट्री अपना कंफर्मेशन नहीं दे देती तब तक बेसिकली MLI के प्रोविजंस अपन इन्वोक नहीं कर सकते। देखो वही चीज दे रखी नीचे भाई, क्योंकि कंट्री बी हैज नॉट नोटिफाइड द DTAA विद कंट्री ए एज CTA, द MLI के प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई विद रिगार्ड टू कंट्री ए। लॉजिकल। अब एक और चीज समझो कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में क्या हो रखा है, DTAA हो रखा है। अच्छा, इट इज अ CTA अंडर द आर्टिकल 2 ऑफ द MLI। तो दोनों कंट्री ने इसको कह दिया कि भाई ठीक है हम जो है इसको MLI से कवर करने के लिए रेडी हैं, एज बोथ द कंट्रीज हैव नोटिफाइड द कंसर्न DTAA। ठीक है, तो ऊपर कंडीशन क्या थी, ऊपर ये दिक्कत आ रही थी कि भाई जो कंट्री बी है उसने DTAA को जो है MLI के थ्रू कवर करने के लिए कंफर्मेशन नहीं दिया था। तो हमने कहा था कि भाई ठीक है MLI के प्रोविजंस आप लगेंगे नहीं, लेकिन इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में ये हो रहा है कि भाई दोनों कंट्री ने जो DTAA एंटर कर रखा था विद ईच अदर उसको जो है CTA मान लिया है। अब सुनो, कंट्री ए हैज रेटिफाइड द MLI अंडर द डोमेस्टिक लॉस एंड हैज डिपॉजिटेड द रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट। तो मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, जब दोनों कंट्रीज क्या कर देती है, जब दोनों कंट्रीज बेसिकली अपने DTAA को CTA मान लेती है तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो है एक और बार क्या बोलना होता है, कबूल है। उनको जो है क्या करना पड़ता है, सेकंड कंफर्मेशन देनी पड़ती है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है ना, जैसे अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, इसी तरह से इधर क्या होता है 2 स्टेप कंफर्मेशन होता है। तो अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो है एक बार कंफर्मेशन दे दिया कि भाई ठीक है हमारा जो DTAA है वो क्या होगा MLI से कवर होगा, तो हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको ये कहेंगे कि भाई आप एक और बार कंफर्मेशन दो। तो जब क्या कर रखा है, सेकंड कंफर्मेशन की बारी आई, तो कंट्री ए ने क्या करा, कंट्री ए ने सेकंड कंफर्मेशन दे दिया। लेकिन देखो आगे क्या दे रखा है, कंट्री बी हैज नॉट रेटिफाइड द MLI ओइंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन देयर कंट्री। अच्छा, इन दिस रिगार्ड कंट्री ए विशेस टू इन्वोक द MLI प्रोविजंस असेसिंग द कंट्री ए एंड कंट्री बी DTAA। भाई क्या MLI के प्रोविजंस लगेंगे, हम कहेंगे MLI के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। तो सीधी सी बात ये, मैंने आपको ये बताया कि भाई एक बार दोनों कंट्री क्या कर देती है, अग्री कर जाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, सेकंड टाइम कंफर्मेशन देना पड़ता है। तो सेकंड टाइम कंफर्मेशन देने की बारी आई तो कंट्री ए ने क्या करा, सेकंड टाइम कंफर्मेशन दे दिया, लेकिन कंट्री बी ने जो है सेकंड टाइम कंफर्मेशन नहीं दिया। तो ये कहना चाह रहा है कि जो कंट्री ए है वो MLI के प्रोविजंस को इन्वोक करना चाहता है। क्या कंट्री ए ऐसा कर सकती है, हम कहेंगे ऐसा कर नहीं सकती वो। तो मतलब मोटा मोटा ये है कि भाई जो MLI होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली आपको 2 बार कंफर्मेशन देना पड़ता है। दो कंट्रीज होती है, उनको क्या करना पड़ता है, 2 बार कंफर्मेशन देना पड़ता है। एक कंफर्मेशन दिया उसके बाद अपन क्या करेंगे, सेकंड कंफर्मेशन लेंगे। ऑलराइट, तो ये अपना जो है वेब्स के सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, वेब्स के सारे क्वेश्चन हो गए, काम के नहीं है, इसलिए जो है अपने 10-12 मिनट में खत्म हो गए। बस मोटा मोटा जो मैंने आपको लेक्चर में समझाया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पर्सपेक्टिव से किस पे पर्सपेक्टिव से, कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से। अगेन आपको जो है ये जो वेब्स की चीजें हैं, अगर ये जो वेब्स की चीजें याद नहीं होती है तो याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो है प्रैक्टिकल पोर्शन में ध्यान देना। बस आपको अगर ये ध्यान रहता है कि भाई एक्शन प्लान का नंबर क्या है, उसका नाम क्या था, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड जो है आपको ये वाले चैप्टर को याद करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अपना ये वेब्स के सारे क्वेश्चंस खत्म।